कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियां तेज। हेल्थ प्रोफेशनल्स को तैयार करने का काम शुरू। 1 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स को तैयार करने का महाअभियान। देश में करीब 1 लाख युवाओं को ट्रेन करने का लक्ष्य रखा गया है। 1,500 से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम युद्ध स्तर पर। 1,500 से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट बनाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। देश भर में पूरा होगा मिशन वैक्सीनेशन। कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए क्रैश कोर्स प्रोग्राम की शुरुआत। देश के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की मांग के आधार पर देश के टॉप एक्सपर्ट्स ने क्रैश कोर्स डिजाइन किया है। दूसरी लहर से सबक लेते हुए राज्य सरकारों की तैयारियां तेज। टास्क फोर्स का अंदेशा, तीसरी लहर का 10% बच्चों पर पड़ सकता है असर। कोरोना की डेल्टा प्लस वेरिएंट से तीसरी लहर की आशंका। तीसरी लहर से निपटने के लिए राजस्थान सरकार की बड़े लेवल पर तैयारी। तीसरी की कितनी तैयारी? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। कोरोना की दूसरी लहर मंद पड़ने के साथ ही तीसरी लहर की आशंकाएं जताई जा रही हैं। दूसरी लहर से सबक लेते हुए इस बार तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए तैयारियां जोरों पर की जा रही हैं। अभी भी कोरोना पूरी तरह गया नहीं है। वायरस नई चुनौती लेकर आ रहा है। एक्सपर्ट्स ने तीसरी लहर की आशंका व्यक्त की है। कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए क्रैश कोर्स प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। केंद्र सरकार ने बड़े स्तर पर तीसरी लहर से निपटने की तैयारी की है। साथ ही राज्य सरकारें भी बड़े लेवल पर तैयारी कर रही हैं। तीसरे लहर का बच्चों पर असर होगा, ऐसा कहना है विशेषज्ञों का, लेकिन इसमें भी विशेषज्ञ बंटे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन केंद्र और राज्य बच्चों के लिए बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं। क्या है वो तैयारी? कितने तैयार हैं हम? इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे गेस्ट पैनल से। तो तीसरी की कितनी तैयारी है, इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। सबसे पहले उनका परिचय करवा दूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर रमेश जोशी जी, जो कि अतिरिक्त अधीक्षक हैं एमबी अस्पताल उदयपुर के, और साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर विकास राजपुरोहित, कोविड नोडल अधिकारी हैं एमडीएम अस्पताल जोधपुर के। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। रमेश जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा। सबसे पहले तो यह समझना चाहूंगा, दूसरा वेब कमजोर पड़ता हुआ दिख रहा है। तीसरे लहर की आशंका कितनी प्रबल है? आशीष जी, आपने समय के अनुरूप एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। दूसरा जो ये दौर है वो अभी धीमा पड़ रहा है, लेकिन जब जब हम लापरवाहियां करेंगे, वो लापरवाही चाहे टीकाकरण में हो, चाहे डिस्टेंसिंग में हो, जिसको हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कहते हैं, या किसी स्तर पे हो, हमारी तैयारियों में अगर लापरवाही हो तो हम फिर 2 बार का खा चुके हैं, भात खा चुके हैं, तो तीसरी लहर कभी भी सकती है। और तो कहता ना है कि जब जब लापरवाही होगी, जब जब सावधानी घटेगी, क्या तीसरी, क्या चौथी, क्या 5वीं लहर भी आ सकती है। क्योंकि ये एक वेल डिफाइंड चीज नहीं है, तो हम इसको किसी को भी दूसरी लहर, तीसरी लहर कह सकते हैं। लेकिन हम अगर तैयारी के स्तर पर पूरी तरह से मुस्तैद हैं, यानी हमने ऑक्सीजन के जो जनरेशन के प्लांट्स हैं वो पूरे लगा रखे हैं, वो प्रोसेस में हैं,
ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स लगा रखे हैं, हमारे पास अच्छी क्वालिटी के पूरी मात्रा में जो सारे इक्विपमेंट्स, मेडिकल के जितने इक्विपमेंट्स चाहिए, जिनमें आईसीयू में काम आने वाले सारे इक्विपमेंट्स हैं, वो हमारे पास पूरे हैं। पीपी किट पूरे हैं, मास्क पूरे हैं, सैनिटाइजर्स की पूरी मात्रा हमारे पास है। जो ऑक्सीजन बेड सफिशिएंट मात्रा में हमने तैयार कर लिए हैं। और तीसरी वेव में बच्चों की इन्वॉल्वमेंट की, यानी रमेश जी, आपके अनुसार अगर तीसरी लहर से बचना है तो तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करें और टीकाकरण जो चल रहा है तो लोग टीका भी लगवाते रहें। ठीक है, मैं आपके पास फिर से आता हूं। विकास जी, एक और चीज अब मैं आपसे समझना चाहूंगा कि तीसरे लहर को लेकर के जो आशंकाएं जताई जा रही हैं उसको लेकर के इस वक्त प्रदेश में कितनी तैयारी हुई है, और जोधपुर के बारे में भी अगर मैं आपसे समझूं, तैयारी किस लेवल पे हो चुकी है? बिल्कुल सर, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार, जिस प्रकार से उनके निर्देशानुसार हमने सेकेंड वेव को कोप अप किया है कि हमारे यहाँ एक भी दिन नो बेड सिचुएशन कहीं भी पूरे प्रदेश में कहीं भी नहीं देखी गई, और कहीं भी दवाइयों की कोई कमी, किसी प्रकार का कुछ भी ऐसा अनुभव हमारे साथ नहीं रहा, क्योंकि हम बहुत पहले प्रिपेयरनेस कर चुके थे। और उसी कड़ी में हम लोग थर्ड वेव के लिए भी, जहां हमें इस बार हमने ग्रामीण क्षेत्रों को भी पूरी तरह से कंट्रोल में लिया है, वहां पे भी पूरी व्यवस्थाएं हर सीएचसी और पीएचसी पे एटलीस्ट 50 से लेके कुछ बेड्स, जो ऑक्सीजन बेड्स हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं, और जो स्पेशलिस्ट हैं, हर पीडियाट्रिशियन की नियुक्ति और मेडिसिन पर्सन की नियुक्ति, एनेस्थीसिया पर्सन की नियुक्ति कर दी गई है। तो हमारा अर्बन एरिया, जिसमें बेड एक्सपांशन, आईसीयू बेड एक्सपांशन, क्योंकि ज्यादा गंभीर रोगी अगर आते हैं तो हमें आईसीयू की आवश्यकता है, उनको हमने 3 गुना कर दिया है। एनआईसीयू और पीडियाट्रिक आईसीयू के भी बेड्स की संख्या को हमने 50 से 150 तक लेके गए हैं, इनमें भी 3 गुना वृद्धि कर दी गई है। तो हम किसी भी फ्रंट लाइन पे, किसी भी फ्रंट पे हम कमी नहीं छोड़ रहे हैं, चाहे वो बेड एक्सपांशन हो, चाहे वेंटिलेटर्स हो, चाहे अर्बन डेवलपमेंट में हो, चाहे रूरल एरिया में कोविड कंट्रोल सेंटर स्थापित करना हो, चाहे टेलीमेडिसिन सेंटर स्थापित करना हो। तो हम पूरी एक फौजी तैयारी की तरह ये थर्ड वेव के लिए हम लोग प्रिपेयर्ड हैं। ठीक है विकास जी, लेकिन इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो तीसरा वेव होगा वो सबसे ज्यादा टारगेट करेगा बच्चों को। संक्रमण का खतरा जो इस बार है वो सबसे ज्यादा बच्चों के लिए है, तो बच्चों के लिए तैयारियां किस तरीके से हैं? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगा कि बच्चों के लिए देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो है कि बच्चे इन्फेक्ट ही ना हो, उसके लिए हमें अवेयरनेस प्रोग्राम्स और गाइडलाइंस को निश्चित रूप से पूरा मानना पड़ेगा, उनकी फॉलो करनी पड़ेगी। उसके अलावा जो दूसरी कम्युनिटी है, जो सभी वैक्सीनेट हो जाएंगे तो एक हमारा जो सीरो पॉजिटिविटी है वैक्सीनेशन के कारण या इन्फेक्शन के कारण, वो अच्छा होगा, तो एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होने के आसार नजर आने लगेंगे। इसके अलावा अगर अस्पताल स्तर पे या पीएचसी सीएचसी स्तर पे हमने पीडियाट्रिशियन की नियुक्ति कर दी है। पीडियाट्रिक से रिलेटेड जो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स है, हमारा एक सरकार का इंटेंस कोविड ट्रेनिंग मॉड्यूल चल रहा है, पिछले 2 साल से चल रहा है, उसमें हमने मेडिसिन और पीडिया के अलावा जो दूसरे फैकल्टीज हैं, जो दूसरे हमारे नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिकल है, आंगनवाड़ी है, उनको भी हम एक सतत एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चला के उनको हम तैयार कर रहे हैं, ताकि वो किसी भी पीडियाट्रिक इमरजेंसी को कोप कर सकें। उसके अलावा देखिए सर कि जो एनआईसीयू बेड हैं, जो पीडियाट्रिक आईसीयू बेड्स हैं, उनकी संख्या में हमने वृद्धि कर दी है। सरकार की तरफ से हर मेडिकल कॉलेज स्तर पे करीब 100 से ज्यादा पीआईसीयू और एनआईसीयू बेड्स की स्वीकृति दे दी गई है, और उनकी एस्टेब्लिशमेंट भी होने लगे उनके। तो निश्चित रूप से नेक्स्ट 1 मंथ में अभी ऑलमोस्ट सभी मेडिकल कॉलेज पे पहले की तुलना में 3 गुना पीआईसीयू एनआईसीयू बेड्स आपको उपलब्ध मिलेंगे। और उसके साथ साथ जो सीएचसीज हैं, जो हमारी ग्रामीण क्षेत्र में है, वहां भी हमने 20-20, 25-25 पीआईसीयू बेड्स और टोटल 50 ऑक्सीजन बेड हमने वहां पे कर दिए गए हैं। और ट्रेनिंग हमारी रेगुलर चल रही है। खूब सारे पीडियाट्रिक डॉक्टर्स, मेडिसिन डॉक्टर्स और एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स को पोस्टिंग्स मिली है, करीब 1000 से ज्यादा, और उन्हीं सभी क्षेत्रों में चिन्हित करके, तो यानी कि दूसरे वेब से सबक ली गई है और इसी वजह से तीसरे के लिए तैयारी चल रही है। लेकिन रमेश जी, अब एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, जो तीसरा वेब कहा जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि बच्चों के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह होगा, बच्चों को सबसे ज्यादा टारगेट करेगा, लेकिन एक्सपर्ट्स जो हैं वो इसमें भी बटे हुए नजर आ रहे हैं। कुछ का यह कहना है कि नहीं, बच्चों को वैसा कोई असर नहीं होगा जैसा पहले वेब में हुआ था, दूसरे वेब में हुआ था कि माइल्ड असर हुआ था बच्चों पे, जो संक्रमित हुए थे माइल्ड असर था उन पे, वैसा ही तीसरे फेज में भी होगा। आपके अनुसार क्या है, तीसरा वेब क्या
बच्चों को ज्यादा टारगेट करेगा या माइल्ड ही रहेगा बच्चों के लिए भी? अभिषेक जी, ये जो कोरोना वायरस है, इसके अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 1 मिलियन से ज्यादा वेरिएंट्स उपलब्ध हैं। इसमें डेल्टा प्लस की भी बहुत चर्चा है। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा वेरिएंट आएगा, कितना असरकार, कितना मतलब घातक होगा और किस आयु वर्ग के ऊपर ज्यादा घातक होगा। लेकिन हम छोटे बच्चों से, जो हमारे नवजात शिशु हैं, वहां से लेकर के हमारे जो वरिष्ठ नागरिक, बड़े बूढ़े जो घरों में है, वहां तक के लिए, सभी के लिए पूरी तैयारी रखी है। और विशेष रूप से बच्चों की जो संभावना जताई जा रही है, उसको देखते हुए बच्चों के लिए जो मास्क चाहिए, छोटे मास्क होते हैं, इसी तरह से जो उनको इंट्यूबेट करने के लिए जो इक्विपमेंट्स चाहिए, चाहे वो एंडोट्रेकल ट्यूब्स हो, चाहे बाकी संसाधन हो, उन संसाधनों को बहुत अच्छी तरह से एक्वायर किया है और बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित किया है। और हमारे जो आर.एन.टी. मेडिकल कॉलेज उदयपुर है, उसमें तो ऐसे 500 बेड बिल्कुल रेडी टू यूज आज की तारीख तैयार हैं। दवाइयाँ पूरी तैयार है और जो दवाइयाँ बच्चों को दी जाएगी, वो दवाइयाँ थोड़ी जो हम लोग जो वयस्क लोग थे, उनसे थोड़ी सी दवाइयाँ अलग तरह की होंगी। तो उन दवाइयों से लेकर के, अच्छा, ऑक्सीजन जो जनरेशन प्लांट से, वहां से लेकर के इन सारे बेड्स तक पाइपलाइन से ऑक्सीजन सप्लाई हो। हम सिलेंडर को लाने ले जाने के झंझट में पड़ने का रिस्क नहीं उठा सकते। अतः सभी बेड्स को एक नियम के तहत, सभी बेड्स को, सारे ऑक्सीजन बेड्स को पाइपलाइन से कनेक्ट किया है। और वहां पर जितने भी वेंटिलेटर्स उपलब्ध हैं, उनके साथ में जो दवाइयां हैं, उनको अच्छी तरह से, रमेश जी, ये तो तैयारियों की बात हो गई, लेकिन मैं असर के बारे में आपसे समझना चाह रहा हूं कि असर क्या बच्चों पे सबसे ज्यादा होगा? इसका साइंटिफिक आधार क्या है? किस आधार पे कई मेडिकल एक्सपर्ट जो हैं वो ये बात कह रहे हैं कि तीसरा वेव जो होगा वो बच्चों को सबसे ज्यादा टारगेट करेगा? साइंटिफिक कोई इसका आधार? साइंटिफिक क्लू यह है कि बड़ी उम्र के जो लोग थे, चाहे वो सीनियर सिटीजन थे, चाहे वो युवा थे, वो अधिकतर क्योंकि संक्रमित हो चुके हैं, पहला कारण। दूसरा कारण, उन सबको टीकाकरण हो रहा है 18 से ऊपर का। तो दूसरा कारण, मजबूत कारण यह है, अब जो आयु वर्ग बचता है वो बच्चे बचते हैं। तो ये दो जो चीज है वो इंगित करती है कि संभवतया सबसे ज्यादा जो असर आएगा वो 18 साल से नीचे और जो नवजात बच्चे हैं, जो इस तरह के जो बच्चे हैं जिनको कि टीका नहीं लगा है, उनका जो रेगुलर टीकाकरण इस सारे कोविड के टाइम पे अक्सर सफर रहा है। तो जिन जिन बच्चों को टीका नहीं लगा है, उनमें क्रॉस इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई है। तो ये सारी जो संभावनाएं इन 3, 4, 5 पॉइंट्स को लेकर के व्यक्त की जा रही है। लेकिन हम लोग इन सब कमियों को पूरा करने में लगे हुए हैं कि टीकाकरण में हम वापस नहीं। तो बच्चों के लिए तो टीका को लेकर के फिलहाल अभी कितना वक्त लगेगा ये तो कोई नहीं जानता है। विकास जी, बच्चों के टीका को लेकर के अगर मैं आपसे समझूं, 18 से कम वालों के लिए उसको लेकर के तो फिलहाल स्थिति स्पष्ट है नहीं। हालांकि पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो एक सिर्फ फाइजर को अनुमति मिली है यूके में। तो क्या भारत में फिलहाल स्थिति क्या है बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर? गाइडलाइंस का वैसे इंतजार है और जैसा जोशी सर ने बताया कि बच्चे अभी इसलिए रिस्क पे हैं क्योंकि वो पहले से एक्सपोज नहीं है, उनकी इम्यूनिटी भी उतनी डेवलप नहीं है। पर ऐसा स्टडीज ने भी ये बताया है कि ज्यादातर बच्चे इन्फेक्ट तो होंगे, लेकिन सीरियस वो बच्चे ही होंगे जो पहले से किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं। और जहां तक वैक्सीनेशन का सवाल है, अपने भी जो पायनियर इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो पीजीआई है, चाहे एम्स है, यहाँ पे ट्रायल्स दे हैव स्टार्टेड इट। और मैं इसमें हमारे डॉक्टर्स परिवार को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्हीं के बच्चों ने सबसे पहले आगे आके हमारे यहाँ एम्स जोधपुर में टीका लगाया, हमारे कॉलेज की फैकल्टी के बच्चों ने भी टीके लगाए एंड दे आर द पार्ट ऑफ दिस ट्रायल। तो हम सब पूरा हमारा परिवार डॉक्टर्स फैमिली का, चाहे वो पैरामेडिकल हो, चाहे वो हमारे नर्सिंग स्टाफ हो, वो सभी हम ट्रायल पे जो रिसर्च का काम चल रहा है उस पर भी हम काम कर रहे हैं। उसके अलावा हमारी जो प्रिपेयर्डनेस है, जो मुख्यमंत्री जी के निर्देश से चल रही है, उस पर भी हम लोग पूरी तरह से अलर्ट है। फिर भी हम ये आशा करते हैं कि बहुत सारे बच्चे ज्यादा गंभीर संक्रमित ना हो
इसलिए हमें गाइडलाइंस की पालना करनी चाहिए और तब तक ये ट्रायल हमारे कंप्लीट हो जाएंगे जो फेज 1-2 ट्रायल्स हैं, तो निश्चित रूप से बच्चों को भी वैक्सीन लग जाएगी। ठीक है। अब एक और चीज है, अभी हमने देखा है कि क्रैश कोर्स की शुरुआत की गई है विकास जी, ताकि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, 1 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स जो हैं वो तैयार किए जा सकें। उसे आप किस तरीके से देखते हैं? फेज 3 जो लहर तीसरी होगी उसकी तैयारी के नजरिए से। जी बहुत अच्छी बात है सर। इसमें मेडिकल, पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ तो हम लोग इंटेंस ट्रेनिंग दे ही रहे थे। उसके अलावा जो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थी उसका भी हमारा ट्रेनिंग मॉड्यूल है, जिसमें हमने उनको कोविड से रिलेटेड सभी जानकारियां उपलब्ध कराई है। और ये जो हमारे राज्य स्तर पे ट्रेनिंग पहले से चल रही है और अभी माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी एक जो क्रैश कोर्स डिक्लेयर किया है उसमें कुछ नॉन मेडिकल स्टाफ को भी इंक्लूड किया गया है, जिसमें वॉलेंटियरिंग भी हो सकती है या जो मेडिकल से कुछ जानकारी रखने वाले लोग हैं उनको एक कोर्स तैयार किया जाएगा जिसमें सारे सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे, जिसमें वैक्सीनेशन भी है, दवाइयां भी है, संसाधन जुटाने की प्रक्रिया भी है, उसके अलावा इमरजेंसी में क्या केयर होगी, सैंपलिंग कैसे होगी। तो ये निश्चित रूप से एक ह्यूमन रिसोर्स, एक मानव सेना और एक उपलब्ध हो जाएगी हमारे लिए, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। पर अपने सरकार में, हमारी राज्य सरकार में ये काम चल रहा है पहले से, और हमारे बहुत सारे वॉलंटियर्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स और हमारे जो आयुर्वेद ने बहुत मदद की हमारी इसमें, पूरा उनकी टीम हमारे साथ लगी हुई थी, आंगनवाड़ी से सारे CDPO से सारी टीम्स लगी हुई थी। तो ये मिलके ये काम हो सकता है, मिलके ये लड़ाई लड़ी जा सकती है। ठीक है। अब रमेश जी, अब एक और चीज में मैं आपसे समझना चाहूंगा। देखिए, कहा यह जा रहा था कि जो अंतर होगा पहला लहर, दूसरे लहर के खत्म होने और तीसरे लहर के आने के बीच का, वो अंतर कितने महीने का होगा, कितने दिनों का होगा, ये कोई नहीं जानता। लेकिन अब कुछ एक्सपर्ट्स ये कहने लगे हैं कि अगले 1.5 से 2 महीने के अंदर जो है वो तीसरा वेव आएगा। ऐसे में वैक्सीनेशन जो है वो सबसे अहम हथियार है। वैक्सीनेशन अभी तक महज 26 से 27 करोड़ के आसपास पूरे देश में हो पाया है, और कई एक्सपर्ट्स का यह कहना था कि जब तक 50 से 60% वैक्सीनेशन ना हो जाए, अनलॉक की प्रक्रिया सरकारों को नहीं अपनानी चाहिए। जो अब अनलॉक की प्रक्रिया चल पड़ी है, उससे अब आप किस तरीके से देखते हैं? क्या जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हैं हम, जो पहले फेज में हमने कर दिया था? अभिषेक जी, ये अनलॉक की जो प्रक्रिया है वो, क्योंकि आर्थिक रूप से कई सारे परिवार इतने टूट चुके थे कि वो जो रोज की जो रोटी है उसके लिए भी स्ट्रगल कर रहे थे। तो ये शायद सरकारों की मजबूरी रही होगी, और हम भी समझ सकते हैं कि आदमी जिंदा रहेगा अगर खाना भी मिला तो तभी जिंदा रहेगा, तो उसके लिए किया गया। वैक्सीनेशन के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आज तारीख है 19 जून, और 21 जून से पूरे राष्ट्र के अंदर केंद्र सरकार बिल्कुल निःशुल्क टीकाकरण प्रारंभ करने जा रही है। ये एक बहुत अच्छी खबर है। और उससे बड़ी बात यह है कि हमारी राजस्थान सरकार ने जो टीकाकरण के अंदर जो कि सबसे आगे जो अगुवा रही है, तो मैं राजस्थान सरकार का बहुत बहुत आभारी हूं कि उन्होंने जितना वैक्सीन आया उसके मिनिमम वेस्टेज के साथ में मैक्सिमम इम्यूनाइजेशन किया है। तो यही स्पीड अगर बनी रहती है तो हम अगले 3-4 महीने के अंदर काफी कुछ टीकाकरण कर लेंगे। नहीं, लेकिन रमेश जी, इसमें तो दिक्कत यही आ रही है, वैक्सीन उतना देश में उपलब्ध है या नहीं, इसको लेकर के स्थिति फिलहाल स्पष्ट है नहीं, क्योंकि लक्ष्य तो रख लिया गया है कि हो सकता है जुलाई में हम 1 करोड़ वैक्सीनेशन एक दिन में करें, लेकिन उतना टीका है ही नहीं। अभिषेक जी, 3 कंपनियों के टीके अभी उपलब्ध हैं और 2 कंपनियों के टीके अभी और मार्केट में आने की तैयारी में है। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि वैक्सीन बनाने लायक हमारी कंपनियां तैयार है, और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वो तो पूरी दुनिया का 70% वैक्सीन इकल्ले बनाती है। तो अगर पूरे संसाधन को वो उपयोग में लेंगे तो वैक्सीन की कहीं कमी आने वाली नहीं है। ये पिछले दिनों जो कुछ गैप्स आए थे, कुछ कंफ्यूजन की वजह से आए थे, उससे वैक्सीन निर्माण की जो रफ्तार थी वो धीमी थी। लेकिन अभी जितनी भी खबरें आ रही है इन कंपनियों से, वो खबरें ये है कि ये फुल स्विंग पे टीका निर्माण कर रही है, और इनकी कैपेसिटी इतनी है कि
ये प्रतिदिन 1 करोड़ से ज्यादा का टीका उपलब्ध करवा सकती है, जिसमें कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है और ठीक है, रशिया की जो स्पुतनिक ठीक है। अब एक चीज विकास राज पुरोहित जी, एक यही चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, और जिस तरीके से वैक्सीनेशन की रफ्तार राजस्थान ने पकड़ी थी, एक दिन में 5 लाख तक वैक्सीनेट राजस्थान कर पा रहा था, फिर अचानक से वो डाउन हुआ, फिर अप हुआ, फिर डाउन हुआ, ये समस्या क्या हम उम्मीद करें कि किस तारीख के बाद खत्म हो जाएगी? बिल्कुल, आपको जैसा ज्ञात होगा कि हमारा प्रदेश पूरे भारत में अव्वल था वैक्सीनेशन में। बिल्कुल। और जो जज्बा और जो जोश वैक्सीनेशन में हमारे लोगों में देखने को मिला कि वेटिंग है, लाइंस लगी हुई है, सब लोग तैयार है। मतलब आप 100 साल का वृद्ध भी वैक्सीनेशन के लिए तैयार है, 18 साल का युवा भी तैयार है, इवन ग्रामीण क्षेत्रों में भी अभूतपूर्व उत्साह देखा गया है। तो हमें लगता है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल अच्छा है, हमारे वैक्सीन सेंटर सारे रेडी हैं, हमारा जो डीप फ्रीजिंग होता है, जो जिसमें वैक्सीन हमको रखनी होती है, जो हमारा वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स है, वो हमारे सब तैयार हैं। हमारा जनता वैक्सीन के लिए वेट कर रही है, सभी लोग। तो यानी कि विकास जी, मैं सीधे शब्दों में अगर आपसे समझूं तो तीसरी लहर के लिए राजस्थान तैयार है। राजस्थान तैयार है, सतर्क है, सजग है और तैयार है। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया विकास जी और रमेश जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो तीसरी लहर के लिए राजस्थान तैयार है, देश भी तैयार है, यही उम्मीद की जानी चाहिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।